यह है टेस्ला मॉडल वाई, जो अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है। इसका कुल वजन 4,388 पाउंड है और इसमें 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े पार्ट्स शामिल हैं। लेकिन इस पूरी कार का सबसे अहम पार्ट्स मौजूद है इसके पीछे वाले ड्राइव यूनिट में। इस यूनिट का वजन सिर्फ 194 पाउंड है, यानी पूरी कार के वजन का 5% से भी कम। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस यूनिट के अंदर पीछे के मोटर के रोटर में छुपा है असली राज, मैग्नेट्स। यही मैग्नेट्स वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो मोटर शाफ्ट में टॉर्क पैदा करता है। और इन मैग्नेट्स के अंदर सिर्फ 1.1 पाउंड की एक ऐसी जादुई सामग्री छुपी है जो पूरी कार की ताकत की असली वजह है, रेयर अर्थ मेटल्स, जो टेस्ला मॉडल वाई के कुल वजन का सिर्फ 0.02% होता है। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन इनके बिना गाड़ी कम ताकतवर, कम एफिशिएंट, ज्यादा महंगी और ज्यादा झंझट वाली हो जाती है। कुल मिलाकर बात सिर्फ 1.1 पाउंड की है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। अब सवाल यह है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स आते कहां से हैं? दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ मेटल्स चीन से आते हैं, जबकि इसमें अमेरिका का सिर्फ हिस्सा 11.6% है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन मेटल्स को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है और काफी प्रदूषण भी फैलता है। यही वजह है कि दुनिया में जो रिफाइंड रेयर अर्थ मटेरियल बनता है उसका करीब 92% हिस्सा अकेले चीन के हाथ में है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति होगी या नहीं, यह काफी हद तक चीन तय करता है। और बात सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं है। सैन्य उपकरण, एआई डेटा सेंटर्स और दूसरी कई हाईटेक चीजें भी इन्हीं छोटे रेयर अर्थ मेटल्स पर निर्भर करती हैं। इनके बिना अमेरिका कमजोर पड़ जाता है। यह बात ट्रंप को भी अच्छे से पता है और चीन को भी। यही वजह है कि 9 अक्टूबर 2025 को चीन ने अपनी 62वीं घोषणा पत्र जारी की। इसमें नए नियम बताए गए जिनके तहत विदेशी कंपनियों को उन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए भी खास मंजूरी लेनी होगी जिनमें रेयर अर्थ मेटल्स की कीमत कुल वैल्यू का सिर्फ 0.1% ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चीनी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैक्स लगाने की धमकी दी। उधर चीन ने दिखा दिया कि कैसे मिट्टी को ताकत में बदला जाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ धातु तत्व जो पीरियोडिक टेबल में नीचे के 17 मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक कार हो, विंड टर्बाइन हो या फिर फाइटर जेट, सबको इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने पहले देखा है, मिसाल के तौर पर एक टेस्ला मॉडल वाई का कुल वजन करीब 1884 किलो होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 0.5 किलो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। ये भले ही बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका असर बेहद बड़ा होता है और दुनिया के ज्यादातर देशों से अलग चीन ने यह बदलाव बहुत पहले ही समझ लिया था। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1991 में तो अमेरिका ही रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे बड़ा सप्लायर था। इसका बड़ा कारण था कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइंस। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल गई। धीरे धीरे चीन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। जरा इन चार्ट्स पर नजर डालिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आज चीन दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ मटेरियल प्रोडक्शन पर कब्जा किए हुए है। दुनिया में जो रिफाइंड रेयर अर्थ मटेरियल बनता है उसका करीब 92% हिस्सा अकेले चीन के पास है और आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ने वाली है। 2024 में करीब 91 टन से बढ़कर 2040 तक 1.5 लाख टन होने की उम्मीद है। सीधे शब्दों में कहें तो आधुनिक दुनिया जिस एक मिनरल्स के बिना नहीं चल सकती, उस पर आज चीन का दबदबा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? एक समय था जब अमेरिका इस क्षेत्र में दुनिया का लीडर था और आज चीन लगभग मोनोपोली की स्थिति में कैसे पहुंच गया? कोल्ड वॉर के दौर में चीन अमेरिका को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने ये समझ लिया था कि रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका की कई सबसे अहम इंडस्ट्रीज की रीढ़ है। यहीं से चीन ने अपनी लंबी और सोची समझी चाल चलनी शुरू की। ये मटेरियल पेट्रोलियम रिफाइनिंग, प्रिसिशन हार्डवेयर, मेटलर्जी और सबसे ज्यादा सैन्य उपकरणों के लिए बेहद जरूरी है। चीन ने समझ लिया था कि अगर उसे अमेरिका से टक्कर लेनी है तो उसे अपनी मजबूत मिलिट्री ताकत बनानी होगी, एक तरह की सुरक्षा पॉलिसी। इसी सोच के साथ 1975 में चीन ने एक नेशनल रेयर अर्थ डेवलपमेंट और एप्लीकेशन लीडिंग ग्रुप बनाया। इसके बाद इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग तेजी से बढ़ाई गई। इसी योजना के तहत चीन ने अपने साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को अमेरिका भेजा ताकि वो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइंस यूएस की माउंटेन पास माइन को करीब से देखे और समझे। माउंटेन पास में मौजूद प्रोसेसिंग कंपनी मॉलिकॉप के सीईओ ने बाद में बताया था, हमने उन्हें पूरा खान घुमाया, खुलकर समझाया कि हम क्या करते हैं, उन्हें फोटो लेने दी। उन्होंने
ओर की बनावट, माइन की डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग की तकनीक, सब कुछ बारीकी से पढ़ा, यहां तक कि वे पत्थरों के सैंपल भी अपने साथ ले गए। उस वक्त अमेरिका को इससे कोई खतरा नजर नहीं आया, उल्टा उन्होंने चीनी रिसर्चर्स का स्वागत किया। उन्हें लगता था कि इससे चीन लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा और एक ग्लोबल ट्रेड पार्टनर बनेगा। और इसमें गलत भी क्या लगता, आखिरकार उस समय रेयर अर्थ मेटल्स माइनिंग एक बहुत छोटा हिस्सा माने जाते थे, न ज्यादा मुनाफा न ज्यादा चर्चा। 90 के दशक की बात याद करते हुए बिजनेसमैन मिचेल प्रेसनिंग बताते हैं कि उनकी एक चाइनीज माइनिंग कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी और वहीं से तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। उन्होंने साफ कहा था, उन्हें पता था कि रेयर अर्थ मेटल्स उतने मामूली नहीं है जितना हम उन्हें समझ रहे थे। इसी समझ के दम पर चीन ने अपने नए नॉलेज का इस्तेमाल किया और इनर मंगोलिया के बयान ओबो इलाके में वैसे ही मिनरल्स खोज निकाले। आगे चलकर यही जगह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ माइंस बन गई। लेकिन बात सिर्फ माइंस तक सीमित नहीं थी। चीन जानता था कि रेयर अर्थ से बनने वाला सबसे जरूरी प्रोडक्ट है मैग्नेट्स, और असली खेल यहीं से शुरू हुआ। 1995 में अमेरिकी सरकार ने मैग्नीक्विंच को बेचने की मंजूरी दे दी। मैग्नीक्विंच दरअसल जनरल मोटर्स की रेयर अर्थ और मैग्नेट डिवीजन थी, और इस कंपनी को किसे बेचा गया? चीनी कंपनियों के एक ग्रुप को। शुरुआत में उन्होंने अमेरिका की फैक्ट्रियां चलती रहने दी, लेकिन धीरे धीरे चीन ने नई फैक्ट्रियां खड़ी कर दी और फिर एक एक करके अमेरिका की सारी यूनिट्स बंद कर दिए। इस तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी, तकनीकी जानकारी और इनोवेशन सब कुछ चीन शिफ्ट हो गया। ये कमाल की चाल चली चीन ने। अब जरा सोचिए इसमें क्या गलत हो सकता था। अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसमें साफ लगता है कि चीन की ये पूरी रणनीति पहले से सोची समझी, सेंट्रल से कंट्रोल की गई और बिल्कुल सटीक प्लानिंग का नतीजा था। लेकिन पूरी कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। 1991 में चीन ने एक कानून पास किया जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स को स्ट्रेटेजिक घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि विदेशी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ खुलकर काम नहीं कर सकती थी। इसी दौरान चीन ने घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट भी देनी शुरू कर दी। यहीं से असली रेस शुरू हुई। चारों तरफ से लोग कूद पड़े, छोटी छोटी खदानें, छोटे छोटे रिफाइनरी प्लांट्स, सब मैदान में उतर आए। इंडस्ट्री पर कोई खास कंट्रोल नहीं था, नियम कानून ढीले थे और हर कोई दूसरे से सस्ता बेचने की होड़ में लग गया। नतीजा यह हुआ कि कीमतें इतनी नीचे गिर गई कि इस धंधे में मुनाफा कमाना ही बेकार लगने लगा। ये हालात सिर्फ बिजनेस के लिए खराब नहीं थे, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद नुकसानदेह साबित हुए। प्रदूषण बढ़ा, जमीन और पानी खराब होने लगे और किसी को रोकने वाला कोई नहीं था। वे लोग जमीन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते और स्ट्रक्चरल सेफ्टी, पर्यावरण मैनेजमेंट जैसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। हालात इतने खराब हो गए कि 2012 में एक चीनी मीडिया जांच ने रेयर अर्थ इंडस्ट्री की तुलना नशीली दवाओं की अवैध तस्करी से कर दी। हाँ, ड्रग्स तस्करी से। चीन ने इस इंडस्ट्री को काबू में करने की कई बार कोशिश की, लेकिन लोकल सरकारें माइनिंग से आने वाली कमाई में डूबी हुई थी। किसी को रोकने की जल्दी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे साफ होता गया कि रेयर अर्थ मेटल्स ही भविष्य है, आखिरकार चीन की केंद्र सरकार का सब्र जवाब दे गया। 2011 से चीन की सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू किए। अधिकारियों को आदेश मिला कि वे बिना बताए खदानों की जांच करे, अवैध खानों को सीज करे, मशीनें जब्त करे और जरूरत पड़े तो गैर कानूनी खदानें पूरी तरह नष्ट कर दे। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 4 साल के अंदर चीन में जहां पहले दर्जनों छोटे माइंस थे, वो सब सिमट कर रह गए सिर्फ 6 बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिन्हें बाद में बिग 6 कहा जाने लगा। इस कंसोलिडेशन के कई फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब सरकार के लिए पूरे देश में माइनिंग, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर नजर रखना आसान हो गया, और इसका सीधा असर पड़ा तस्करी पर। पहले चीन के करीब 30% रेयर अर्थ प्रोडक्शन की स्मगलिंग होती थी, लेकिन इस नए सिस्टम ने लगभग सारे तस्करी माफियाओं को तोड़ दिया। यहीं से चीन ने इस इंडस्ट्री पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया, कागजों में भी और जमीन पर भी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इससे एक ऐसा सिस्टम बन गया जहां कीमतों पर सीधा कंट्रोल किया जा सकता है। जरा तुलना करके समझिए, ओपीईसी दुनिया के करीब 40% तेल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वहीं दूसरी तरफ चीन करीब 90% रिफाइंड रेयर अर्थ प्रोडक्शन अपने हाथ में रखता है। सोचिए कितना पागलपन वाला फर्क है। सीधे शब्दों में कहें तो रेयर अर्थ मेटल्स की दुनिया में ये चीन की दुनिया है और हम सब बस जी रहे हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि चीन ने अपनी रेयर अर्थ्स में दबदबा बनाने में बेहद सोच समझ कर काम किया, लेकिन इसमें पश्चिम का भी जाने अनजाने में हाथ रहा। जैसा कि हमने पहले देखा, अमेरिका ने चीनी साइंटिस्ट को अपनी सबसे अहम खान पर स्टडी करने दिया और चीनी कंपनी को एक बेहद बड़ी और डेवलप्ड कंपनी खरीदने की इजाजत
इजाजत दी, जिससे सारे इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी चीन शिफ्ट हो गई। लेकिन जो बात हमने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि पश्चिम ने खुद ही रेयर अर्थ इंडस्ट्री को दबाने में मदद की। उदाहरण के लिए 2005 में चीन ने रेयर अर्थ्स के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी कर दी, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ गई। इससे डिफेंस कंपनियों और ऑटो मेकर्स के लिए सस्ते और कच्चे माल भरोसेमंद तरीके से पहुंच पाना मुश्किल हो गया। असल में मोलिकॉप ने कोशिश की कि माउंटेन पास को फिर से चालू किया जाए ताकि अमेरिका में बने मैग्नेट्स वापस यूएस मार्केट में आए, और ये बिल्कुल सही भी था। रेयर अर्थ्स की कीमतें इतनी थी कि अमेरिकी कंपनियों को प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन 2012 में ओबामा प्रशासन, ईयू और जापान ने डब्ल्यूटीओ में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनका आरोप था कि चीन ने एक्सपोर्ट कोटा का इस्तेमाल करके रेयर अर्थ्स की सप्लाई को विदेशों में रोक रखा है। 2014 में डब्ल्यूटीओ ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि चीन का एक्सपोर्ट्स कोटा सही नहीं है। चीन ने कहा ठीक है, हम इन्हें छोड़ देंगे, और नतीजा क्या हुआ? अमेरिका को भेजे जाने वाली रेयर अर्थ मेटल की बिक्री बढ़ गई और कीमतें ढह गई, और अमेरिकी कंपनी मोलिकॉप की हालत बैंकरप्ट, और अमेरिका के पास एक भी रेयर अर्थ माइंस नहीं बचा। यहाँ इस पर विचार करना जरूरी है। अमेरिका को रेयर अर्थ्स की स्ट्रेटेजिक अहमियत पता था। असल में जीएओ की 2010 रिपोर्ट ने साफ चेतावनी दी थी कि डिफेंस सप्लाई में संभावित रुकावटें हो सकती है, लेकिन अमेरिका ये समझने में विफल रहा कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्थानीय स्तर पर सुरक्षित विकल्प तैयार करना। एक और जरूरी बात, 2006 में चीन ने न्यू एनर्जी व्हीकल को अपनी 16 प्राथमिक तकनीकों में शामिल किया। 2008 तक उन्होंने 863 प्रोग्राम ईवी इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें बैटरी, R&D और हाइब्रिड प्रोटोटाइप में भारी फंडिंग की गई। 2009 में उन्होंने 10 सिटीज 1000 व्हीकल्स लॉन्च किया, जिसमें मुख्य शहरों में इलेक्ट्रिक बस और टैक्सी कंपनियों को सब्सिडी दी गई। इन सभी बातों का रिजल्ट यह है कि चीन ने समझ लिया था कि रेयर अर्थ ही इस पूरी योजना की चाबी है, और उन्होंने इसे खुलेआम जनता को बताया। अमेरिका ने अपने मुकदमे में इस बात का ख्याल तक नहीं किया। सोचिए कितना अजीब बात है ये कि उनका मुख्य ध्यान सिर्फ डिफेंस के लिए रेयर अर्थ हासिल करना था। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि रेयर अर्थ भविष्य में ईवीएस इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रभुत्व की चाबी हो सकती है। अमेरिका पर्यावरण नीति में उलझा हुआ था, वहीं चीन ने इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की सबसे बड़ी वापसी को अंजाम दिया, और अब आखिरकार अमेरिका ने महसूस किया कि उसने चीन को कम आंका था। अगले कुछ दशकों में रेयर अर्थ्स की मांग लगातार बढ़ने वाली है। इस मिनरल का असली महत्व खुद कमोडिटी में नहीं, बल्कि जो इसे सक्षम बनाता है उसमें है। ईवीएस, रोबोटिक, एआई, डिफेंस सिस्टम और भी बहुत कुछ। 2040 तक चीन का दबदबा थोड़ी घटने की उम्मीद है। जहां आज 90% रिफाइंड रेयर अर्थ चीन से आता है, वहां भविष्य में सिर्फ 78% चीन से और 12% मलेशिया से आने की संभावना है। मलेशियाई रिफाइंड प्रोडक्शन को शायद चीन से गुजरना पड़े ताकि वो जरूरी मेटल्स बन सके, जो सबको चाहिए। मुख्य कारण है चीन के पास नॉलेज है और साथ ही वो पर्यावरणीय लागत उठाने को तैयार है। रेयर अर्थ माइनिंग में मजबूत एसिड, जहरीली टेलिंग्स और अक्सर पानी और मिट्टी का गंभीर प्रदूषण होता है। असल में कई लोग तर्क देते हैं कि बार बार रेडियो एक्टिव वाटर लीक और ईपीए के सख्त नियम की वजह से यूएस में यह ऑपरेशन लाभकारी नहीं रहा। इतना ही नहीं, चीन की एनर्जी पॉलिसी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई। पश्चिम नई तकनीकों पर विचार कर रहा है, जैसे आयोनिक क्ले लिंचिंग, सॉल्वेंट रिसाइकलिंग और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये तकनीक चीन की तुलना में 2-4 गुना महंगी है, और सच कहे तो चीन में इन तकनीकों का भी फायदा है। हकीकत यह है कि चीन पश्चिम से बहुत आगे है, और जब तक पश्चिम संगठित होकर कुछ नहीं करता, चीन का ये दबदबा मोल भाव की ताकत बनी रहेगी। जब कोई देश अपना भविष्य तय कर सकता है तो उन्हें सुनना ही समझदारी है। जिन्हें सच पता है वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे नहीं जानते। सच्चा गुरु जीतने की कोशिश नहीं करता, फिर भी सब पर विजय पाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।